तो दोस्तों, पिछली वाली क्लास में यदि आप देखें तो हमने आप लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वे सारी चीजें हमने आपको बता दिया है उत्तर प्रदेश से संबंधित। देखिए, जब ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनगणना हो जाएगी, यानी इसको मैं पढ़ा दिया हूं पिछली वाली क्लास में, और इसको पूरी तरीके से तैयार करने के बाद जब मैं भारत की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसी समय मैं भारत के भी जो जनगणना है उसको भी मैं कवर कर दूंगा। चलिए, आज की क्लास में अब हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अर्थात कहने का मतलब ये है, देखिए, अनुसूचित जनजातियां की बात करते हैं तो किन्हें कहा गया है, अनुसूचित जातियों की बात करते हैं तो किसे कहा गया है, किन्हें कहा गया है। जनजातियों का मतलब हो जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं। ऐसे लोग जो क्या होता है कि जो जिनका अपना अलग निवास स्थान होता है, जिनकी अपनी अलग परंपरा होती है, कह सकते हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी भाषा, अपनी बोली, सब कुछ अपना ही रहता है, उनका देश दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, उन्हें क्या कहा गया है, जनजातियां कहा गया है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है। ठीक है, एससी की बात करते हैं, उन्हें कहा गया शेड्यूल कास्ट कहा गया है। तो इनका अगर आप देखें तो लगभग सारी चीजों में इनका संबंध बना रहता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और जातियों के बारे में और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देखते क्रम से चले आइए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपके समझ भी अच्छी बन सके कि कहां पर कब क्या चीजें पढ़ाई गई थी और कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। चलिए, आइए अब हम बात करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों के बारे में। देखिए, अनुसूचित जातियों के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में 20.69% है। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जाति का मतलब क्या हो जाता है, एससी हो जाता है। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो इनका योगदान है वो कितना योगदान है उत्तर प्रदेश में, यदि आप देखते हैं तो 20.69% इनका योगदान है। किसका, एससी का, यानी कि कह सकते हैं अनुसूचित जाति का। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या की बात करते हैं तो कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश ही है। तो अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा योगदान देता है, या हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अर्थात भारत के संदर्भ में देखते हैं, भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी कि एससी कास्ट के लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, 16 दशमलव अगर आप देखते हैं तो 6% है। और अगर उत्तर प्रदेश की संदर्भ में आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं टोटल जनसंख्या की बात करते हैं, और टोटल जनसंख्या में 20% जो योगदान है किसका है, तो अगर आप देखें तो एससी कैटेगरी का है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो अपने राज्य को बताना है, उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, तब आप क्या बताएंगे, तो उत्तर प्रदेश में एससी का कितना योगदान है, यानी कितने परसेंट एससी है उत्तर प्रदेश में, 20.69% है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा एससी कास्ट वाले लोग रहते हैं, तो है दोस्तों सीतापुर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का वो जिला सीतापुर की बात करते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यही से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं एससी कैटेगरी की जनसंख्या सबसे कम कहां पर है, वो कौन सा जिला है दोस्तों, बागपत की बात करते हैं। तो सबसे कम की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला यानी कि एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे कम कौन सा, सबसे कम कहां पर एससी कैटेगरी के लोग हैं, तो है बागपत। अगर आपसे पूछा जाता है कि एससी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप बताएंगे कौन से जिले के नाम बताएंगे, सीतापुर।
तो कौन सा जिला है? तो सीतापुर है, जहां पर सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। सबसे कम एससी कैटेगरी के लोग कहां पर रहते हैं? तो आप बताएंगे बागपत के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? बागपत के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं 100% जनसंख्या है और इसमें 80% सॉरी एससीओ का कितना परसेंट योगदान है? तो 20.69% आप बताएंगे। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो व्हाट विल यू टेल? तब आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता है, भारत के संदर्भ का मतलब ये हो जाता है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात हम करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि जो बातें हमने आपको बताया हुआ है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं एसटी के बारे में, जिन्हें बोला जाता है अनुसूचित जनजातियां बोला जाता है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं हम। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, जिनका अपना ही सब कुछ अलग ही होता है, जिनको देश दुनिया से बहुत कम मतलब रहता है। लेकिन हाँ, अब अगर आप देखें तो जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं अब वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बनते जा रहे हैं। जैसे कि अगर अभी वर्तमान के एक उदाहरण आप देख सकते हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत के संदर्भ में, तो वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। ये उसी एसटी कैटेगरी से आ रही हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आई हुई है, इसीलिए कहा जाता है भारत की पहली आदिवासी महिला। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। एक मीणा जनजाति है दोस्तों, अगर आप देखें तो राजस्थान में पाई जाती है मीणा जनजाति, और यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा एसटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बहुत आईएएस आईपीएस बनते हैं। सरकारी नौकरी में अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। मतलब हर साल मैं कहता हूं कि सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, अगर यूपीएससी का रिजल्ट जब भी जारी हो ना, आप देख लेना बहुत सारे लोग इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इस कैटेगरी के लोगों को। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की चीजों को देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो इनका योगदान कितना है? तो 0.6% है। कितना योगदान है? 0.6% योगदान है। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर आप देखें तो 100% जनसंख्या कितनी है? 100% जनसंख्या कितनी है मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, एससी एसटी या जनरल ओबीसी की बात करते हैं तो सारे मिलाकर इतने हैं 100%। जिसमें से अगर आप देखते हैं तो एससी की बात करते हैं तो लगभग, ध्यान रखिएगा, देखिए लगभग याद रखिएगा, पूरा डेटा तो नहीं याद रहता है, 20% आप याद रखिएगा जहां पर एससी कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, आया इनका योगदान है। अगर आप देखते हैं कि एसटी की बात करते हैं तो इनका योगदान कितना है? एसटी की बात करते हैं तो 0.6% की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या इनका योगदान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए एसटी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? तो है सोनभद्र की बात करते हैं। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एक तरह से एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं उत्तर प्रदेश के? तो है सोनभद्र की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो है बागपत है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे एससी के संदर्भ में पूछा जाता है, शेड्यूल कास्ट के बारे में अगर पूछा जाए, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो दोनों ही संदर्भ में आपको बताना है, दोनों ही क्वेश्चन में या कह सकते हैं दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि बागपत में चाहे वो एससी की बात करें और चाहे अगर आप देखें एसटी की बात करें, यहां पर सबसे कम एक तरह से इनकी जनसंख्या मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो चीजें कॉमन होती हैं और जहां थोड़ा से कहीं ना कहीं हमें फंसाऊ चीजें आती हैं, हमें लगता है कि हाँ ये चीजें हम भूल जाएंगे या एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे इसे भूल जाएंगे, उनका ध्यान यहाँ पर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वहां से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बागपत उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम एससी और एसटी लोग रहते हैं, यानी कि इनकी जनसंख्या के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा एसटी की बात करते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश, सॉरी सोनभद्र की बात करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूं।
देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है एससी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, तब आप क्या बताएंगे? सीतापुर को बताएंगे। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? तो सीतापुर में। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है एसटी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, तब आप क्या बताएंगे? सोनभद्र को बताएंगे। किसको बताएंगे? सोनभद्र को बताएंगे। ठीक है, ये वही सोनभद्र है जो भारत के 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो झारखंड की बात करते हैं, और फिर बिहार की बात करते हैं। ये वही सोनभद्र है जो कहीं ना कहीं बार बार आपको दिख रहा है, और यहां से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। इस वर्ष एक क्वेश्चन आपको तो जरूर देखने को मिलेंगे सोनभद्र से, चाहे वो किसी भी क्रम में या किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ ले सोनभद्र से। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रदेश में अगर आप देखें, यानी कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से 2 जिला हैं जहां पर बिल्कुल भी एससी एसटी की बात करते हैं, सॉरी जनजाति की बात करते हैं, एससी की तो बात नहीं करेंगे, हो सकता है वहां पर एससी वर्ग के लोग हों, लेकिन एसटी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति से रहित जिले, यानी कि कहने का मतलब यह है कि रहित का मतलब यह है कि यहां पर एसटी कैटेगरी के लोग नहीं पाए जाएंगे। वे कौन से 2 जिले हैं, जैसा कि बात करते हैं, एक तो है अयोध्या की बात करते हैं, राम की नगरी की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं जालौन की बात करते हैं। तो यहां पर एसटी कैटेगरी के लोग नहीं पाए जाएंगे, यानी कि इनकी जनसंख्या यहां पर नहीं पाई जाएगी। सबसे पहले हमने किन बातों पर डिस्कशन किया, एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं पीछे को भी चीजों को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि अभी आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होंगे सारी चीजों को लेकर। देखिए, हमने आपको बताया सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है या इनका योगदान की बात करते हैं तो 20.69% है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि अगर देश में देखा जाए तो एससी की बात करते हैं तो इनका सबसे ज्यादा योगदान है, 16.6% है। उत्तर प्रदेश भारत के पहले राज्य में आता है। फिर हमने आपको बताया एससी कैटेगरी की जनसंख्या वाला जिला जहां पर सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं तो वो है सीतापुर। फिर हमने आपको बताया सबसे कम कहां पर रहते हैं एससी कैटेगरी के लोग, तो बागपत की बात करते हैं। और यहीं पर आप ध्यान रखिएगा एसटी की भी बात की जाती है, चाहे एससी पूछा जाए चाहे एसटी पूछा जाए, सबसे कम यहाँ पर इन दोनों की जनसंख्या कह सकते हैं यहाँ पर रहते हैं, कहां पर? बागपत की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आप देखें अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में तो इनका बहुत कम योगदान है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, केवल और केवल 0.6% है। और इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो एसटी कैटेगरी की बात करते हैं सोनभद्र, सबसे कम की बात करते हैं तो बागपत में, बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे कहां? तो अयोध्या और जालौन की बात करते हैं, आप बिल्कुल एसटी कैटेगरी के लोग नहीं पाए जाएंगे, यानी कि इनकी जनसंख्या यहां पर नहीं पाए जाएंगे। चलिए, आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं स्लम एरिया की बात करते हैं। देखिए, स्लम की जनगणना की बात कर लेते हैं। स्लम का मतलब ये हो जाता है ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब पढ़ाना पड़ रहा है तो फिर कहना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, ठीक है। और खास तौर पर हम लोगों को, क्योंकि हम एक टीचर हैं और कहीं ना कहीं हमारा सबसे ज्यादा योगदान होता है अपने राष्ट्र को बनाने में, और आपका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है अपने राष्ट्र का निर्माण करने में। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम कभी भी अपने राष्ट्र के उन लोगों के बारे में जो कहीं ना कहीं शोषित हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में किसी तरह से बोलना। वैसे हमने कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है, स्लम की बात करते हैं। जो लिखा गया है आपको समझाने के लिए हमने बताया है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्लम कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी जनगणना कर लेते हैं भैया, क्योंकि इनके बारे में भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, इनके लिए हम किसी भी तरह के कोई विकास कार्य लेकर नहीं आएंगे या विकास से संबंधित कोई भी योजना हम लेकर नहीं आएंगे। देखिए, देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अगर आप देखें तो ये बहुत खराब स्थिति मानी जाती है। अगर चौथा स्थान है तो खराब स्थिति है, ठीक है। चौथा हो, पांचवा हो, पहला हो, चाहे जिस रूप में भी देखा जाए, बिल्कुल स्लम तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि
देश की सरकार को ये चाहिए कि लगातार डेवलपमेंट करे, जहां पर भी स्लम वर्ग के लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन कुछ सरकारों ने ऐसा किया है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, अपने जो फ्लैट होता है उसको दे देते हैं, कहां पर, किराए पर दे देते हैं, उसका पैसा लेते रहते हैं। आपने नायक मूवी देखा है कि नहीं, अनिल कपूर वाली, एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये वही स्लम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, 9.5% है। अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है, 9.5% ज्यादा ही है, कम और भी कम होनी चाहिए, मान लो 2-3% तो चलेगा। ऐसा नहीं 100% कोई भी चीजें खत्म नहीं होती हैं, या 100% कोई भी चीजें सही नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके रेशियो कम होना चाहिए। अब देखते हैं जब नई जनगणना का डेटा आएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी कमी देखने को मिले, या हो सकता है बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए, क्योंकि रोहिंग्यों की भी जनसंख्या भारत में आ चुकी है, तो वो भी अब स्लम में ही जोड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, जहां सबसे ज्यादा, एक तरह से यदि आप देखें तो स्लम आबादी, या कह सकते हैं स्लम वाले लोग रहते हैं, यानी कि इनकी जनसंख्या रहती है। तो घटते क्रम में सबसे अगर आप ज्यादा देखते हैं तो मेरठ में है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आगरा की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कानपुर की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले की बात करते हैं तो वे 3 जिले के नेम जरूर याद रखेगा। एक तो पहली बात करते हैं मेरठ, और दूसरी बात करते हैं आगरा, और तीसरी बात करते हैं कानपुर की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, तो अगर आप देखें तो 3.12% है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब डेटा अगर आप नहीं भी याद रखते हैं ना चलेगा, ऊपर की बातें याद रख लीजिएगा, और दूसरी बातें थोड़ा बहुत याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। बस आपको ये याद रखना है, ये जो राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले की बात करते हैं घटते क्रम में, मेरठ, आगरा, कानपुर की बात करते हैं, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, ये डेटा आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना की बात कर लेते हैं, थोड़ा से धर्मों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, तमाम तरह के यहाँ पर धर्म मौजूद हैं, और आप देखें तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होते हुए भी कहीं ना कहीं भारत एकता का प्रतीक, यानी कि इतनी सारी विविधता होते हुए भी, इतनी अनेकता होते हुए भी एकता दिखाई देती है। अपने आप में बड़ी खूबसूरत वाली बात है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें, अगर भारत को लेकर देखें, कभी उस तरह से आप एक बार देखें तो वाकई में भारत सबसे खूबसूरत देश है, जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, जहां पर इतनी ज्यादा कह सकते हैं भाषा है, जहां पर इतनी ज्यादा बोलियां हैं, हर तरह की चीजें हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। तो भारत अगर आप देखें तो विश्व को कहीं ना कहीं ये चीजें संदेश देता है कि आप देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ी विशाल जनसंख्या वाला हम देश हैं, और बहुत सारी अगर धर्म देखें, बहुत तरह की चीजें हैं, फिर भी हम एक हैं। कहीं पर आप देखें एक बार तो कहीं से भी आप बात करें तो हर जगह भारत खूबसूरत ही आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों की बातें छोड़ दीजिए, वो पागल लोग हैं जो बिना वजह की बातें करते हैं, लेकिन आप अगर अपने सिस्टम से देखें तो बिल्कुल सही चीजें हैं, यानी कि बहुत सही दिखाई देगा आपको हमारा देश। धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या है, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या है, फिर उसके बाद तीसरी की बात करते हैं सिख रहते हैं, फिर ईसाई रहते हैं, फिर उसके बाद जैन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखें और बौद्ध की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम सब भाई भाई हैं, ये भी नारा दे देते हैं। चलिए प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब ये हो जाता है जिनकी जनसंख्या कम हो, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो भारत में यदि आप देखें तो हिंदू की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, उन्हें बहुसंख्यक कहा जाएगा, और उसके बाद जितनी भी धर्म आएंगे वे सारे ही अल्पसंख्यक में आएंगे, ठीक है। तो इनका योगदान अगर आप देखते हैं तो कितना है, 20.30% की बात करते हैं, यानी कि 20.30% की बात करते हैं, तो अल्पसंख्यकों का योगदान है प्रदेश की कुल जनसंख्या में। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय की बात करते हैं, याद नहीं रखना है आपको, ईसाई और सिख की बात करते हैं, ठीक है। तो बस जान लीजिए, आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। दोस्तों आइए अब हम अगली क्लास में बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, सांस्कृतिक विविधता के बारे में, ठीक है।
कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हमने आपके साथ मेहनत किया है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक और बात लास्ट में ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी आपकी तैयार हो जाए, अगर आप चाहते हैं पॉलिटी जैसे विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते चले आइए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और यूपी स्पेशल के भी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। अब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमारी टीम और हमारी एकेडमी आपके साथ खड़ी हुई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।